प्रारंभिक शिक्षा जिसको हमने नर्सरी से लेकर के कक्षा 2 तक माना है, यानी 5 वर्ष प्रारंभिक के, वो लोकल भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। क्योंकि लोकल भाषा या मातृभाषा में जो बच्चा होता है ठीक प्रकार से समझ पाता है, और जो घर में जो भाषा बोलते हैं उसमें और अच्छी तरह से समझता है, इसलिए उसमें दी जाएगी। उसके बाद जो सामान्य इस प्रकार से आज हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, इस प्रकार से सब विषय वो ले सकते हैं। वो 12वीं पास करके निकलेगा तो समझ लो कि अपना रोजगार करने में सक्षम होगा, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार को चाहिए था कि जब उन्होंने विद्यालय खोले हैं तो अध्यापकों के पद भी सृजित करते, भरते भी सही, नहीं भरा, बच्चे सफ़र करते रहे, बने अध्यापक मिला ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में निर्णय किया है, जो प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि में 6,000 मिल रहे थे वो 12,000 रुपये हो जाएंगे। कांग्रेस के राज में लास्ट के वर्ष में लास्ट मंथ में करते थे, जो लोगों को लाभ नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज बाड़मेर के दौरे पर है। अपने आप में ये कार्यक्रम कई मायनों में अहम है। सामाजिक तौर पर आप देखें, संगठनात्मक तौर पर देखें तो कई मुद्दों को लेकर ये दौरा अपने आप में कई ज़्यादा अहम हो जाता है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा रहा, और आज के दौरे को लेकर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, खासतौर पर हम सीधे बातचीत करेंगे इसी को लेकर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से। सबसे पहले आपका थार नगरी बाड़मेर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का ये जो पूरा दौरा रहा कई जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा अपने आप में, चाहे संगठनात्मक तौर पर आप देख लें या सामाजिक तौर पर देख लें। संगठनात्मक भूमिका भी महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं, और आज जिस तरीके से हम यहाँ बैठे इस आंगन में तो अपनी सामाजिक भूमिका भी महत्वपूर्ण निभा रहे हैं। तो सबसे पहले चर्चा संगठनात्मक तौर पर। हमारा एक संगठन पर्व चल रहा है, और बूथ लेवल से लेकर के जिला अध्यक्ष तक चुनाव हमारे कल पूरे हो जाएंगे, और उसी संदर्भ में आज हमारे बाड़मेर जिले का निर्वाचन था, वो पूरा हो गया है, और अनंत राम जी विश्नोई बाड़मेर जिले के जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी ने एक नई परिपाटी शुरू की है कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नाम लिए गए उसके बाद कई लोगों का नाम हमने रेस में आगे देखा, और उसके बाद नाम पर मुहर लगती है। किन मुद्दों को देखते हुए आज उनके नाम पर मुहर लगी? देखो, हमारे यहाँ सबके लिए उम्र तय की गई है कि हमारे बूथ अध्यक्ष की क्या उम्र होना चाहिए, मंडल अध्यक्ष की मैक्सिमम क्या उम्र होना चाहिए, और जिलाध्यक्ष की उम्र क्या होना चाहिए, और उसके आधार पर जो उस उम्र के दायरे में आते हैं उसमें से जो उम्मीदवार बनने के लायक होते हैं अपनी दावेदारी पेश करते हैं, उसमें से या जो और उसके अलावा भी पार्टी अनेक प्रकार से देखती है उसकी क्षमता के आधार पर, और उस आधार पर निर्वाचित करती है। ये सच है कि पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हमारे जिलाध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन पार्टी की मजबूरी है कि एक को ही बनाना पड़ता है। जिन्होंने आवेदन किए थे जिलाध्यक्ष के लिए, उन्होंने भी इसी बात की सहमति दी है कि जो सब सहमति होकर जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हम सहमत हैं, और आज ये सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। सर्वसम्मति से और सबकी खुशी के साथ ये निर्वाचन हुआ है। सब साथ में है भी सही, मौजूद यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। और अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, संगठनात्मक जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है। आगे कई जिले हैं जिनके जिलाध्यक्षों का इंतजार है, या कहें कि एक नया फेरबदल जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? सामान्यतया कल सभी जिलाध्यक्षों का चयन हो जाएगा, कल पूरी हो जाएगा। हाँ, निर्वाचन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। और अब अगर हमें शिक्षा विभाग की बात करूं, क्योंकि शिक्षा विभाग एक बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि वहां की नींव वहीं से मजबूत होती है जब अगली पीढ़ी को आप मजबूत करते हैं। शिक्षा विभाग में कई अमूलचूल परिवर्तनों की बात की गई। अब उसके बाद नई शिक्षा नीति, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कैसे इसका इम्प्लीमेंट होगा, क्या परिवर्तन इससे आएगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, स्पष्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा जिसको हमने नर्सरी से लेकर के कक्षा 2 तक माना है, यानी 5 वर्ष प्रारंभिक के, वो लोकल भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। क्योंकि लोकल भाषा या मातृभाषा में जो बच्चा होता है ठीक प्रकार से समझ पाता है, और जो घर में जो भाषा बोलते हैं
उसमें और अच्छी तरह से समझता है, इसलिए उसमें दी जाएगी। उसके बाद जो सामान्य इस प्रकार से आज हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, इस प्रकार से सब विषय वो ले सकते हैं। लेकिन अब की बार हम ये देखा गया है कि ये शिक्षा होगी रोजगार परख होगी। यानी जब वो 12वीं पास करके निकलेगा तो समझ लो कि अपना रोजगार करने में सक्षम होगा, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि 12वीं के बाद जब कॉलेज में जाता बच्चा तो फर्स्ट ईयर एडमिशन लेता है, किसी कारण से फर्स्ट ईयर पास करने के बाद पढ़ नहीं पाया तो फर्स्ट ईयर का कोई महत्व नहीं रहता है। अब उसका भी महत्व रहेगा, उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर का भी दिया जाएगा, और थर्ड ईयर में तो डिग्री मिल ही जाती है, ऐसा होगा। दूसरा, इस पर शिक्षा के ग्रुप बनाए अलग अलग, इस ग्रुप में ये विषय होंगे, इस ग्रुप में इस ग्रुप में ये विषय होंगे, तो वो उस ग्रुप में से विषय चयन कर सकते हैं। यानी साइंस पढ़ने वाला, आज की जो साइंस है वो पढ़ने वाला आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स का विषय भी ले सकता है। यानी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ सकता है। इस प्रकार से इसमें होगा। अभी पाइपलाइन में और क्या कुछ बदलाव की बयार यहाँ पर चल रही है, कहे क्या कुछ और अहम बदलाव आने वाले दिनों में शिक्षा को लेकर देखे जा सकते हैं? क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं? शिक्षा में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा में तो अच्छी प्रकार से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए जो सरकार के पहले से दिशा निर्देश है उसकी ठीक प्रकार से पालना करने की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा कि कक्षाओं में अब अध्यापक और बच्चे मोबाइल नहीं ले जाएंगे। हाँ। कुछ अध्यापकों ने उसका विरोध किया, लेकिन आज वही अध्यापक आकर कर रहे हैं कि सरकार का निर्णय ये उचित था, श्रेष्ठ था, और इसका लाभ अब हमारे बच्चों को हो रहा है। इस तरीके के कई फैसलों की चर्चाएं रही हैं और हमेशा कई बार आपकी प्रशंसा भी उनको लेकर के हुई है कि आपने तुरंत एक्शन लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर था। इस बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, 20 नंबर अध्यापक अपने देने के लिए अधिकृत है, उसको हम सेशनल या उसको सत्रांक कहते हैं। तो सामान्यतः अध्यापक 20 में से 20 देते हैं, हमें उस पर आपत्ति नहीं। लेकिन 80 जो बच गए उसमें 40 लाना छात्र को ज़रूरी है। उससे कम लाएगा छात्र तो पास हो जाएगा, लेकिन अध्यापक जी फेल हो जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और ये जब हमने आदेश दिया उसके बाद अध्यापकों ने ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो परीक्षाएं होंगी और इस शैक्षिक सत्र का रिजल्ट आएगा तो सर्वोत्तम रिजल्ट रहेगा। बीच में चर्चाएं चल रही थी कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा, तो उसको लेकर के अभी क्या प्लान है? देखो, सबसे पहले तो मैं पूज्य महात्मा गांधी जी को नमन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के श्रेष्ठ महापुरुष हैं, लेकिन उनके नाम को नीचा दिखाने के लिए सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों खोलने के नाम पर हिंदी माध्यम विद्यालय के ऊपर बोर्ड लटका दिया। अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं दिए और भवन भी नहीं दिया, उसी पर दोनों बोर्ड, कहीं 2 बोर्ड कहीं 3 बोर्ड लटकाए, कहा ये अंग्रेजी माध्यम हो गया है। ये महात्मा गांधी जी का घोर अपमान था। मैं अंग्रेजी के विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी पढ़ना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके शिक्षक तो लाओ, भवन तो लाओ, ये सब नहीं दिया। और ये खोल करके इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का घोर अपमान किया है। शिक्षकों की कमी की बात ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी है, तो इसको लेकर के आगे क्या प्लान? ये सच्चे शिक्षकों की कमी है और 1.5 लाख शिक्षकों की कमी थी। लगभग हमने 30,000 के आसपास शिक्षक भर लिए हैं, अभी भी बहुत कमी है। कांग्रेस सरकार को चाहिए था कि जब उन्होंने विद्यालय खोले हैं तो अध्यापकों के पद भी सृजित करते, भरते भी सही, नहीं भरा, बच्चे सफ़र करते रहे, बने अध्यापक मिला ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में निर्णय किया है कि आने वाले 2-3 साल में कोई भी पद शिक्षा विभाग में खाली नहीं रहेगा। और इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि 4 लाख नई नौकरियां देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कही है।
और 1 लाख लगभग इस साल के मार्च तक हो जाएगी। और आने वाले 2-2.5 वर्षों में हमको कम से कम भी 1.5 से 2 लाख कर्मचारी शिक्षा विभाग को मिलने वाले हैं। उसके बाद कोई पद खाली नहीं रहेगा, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, मान लो 2 साल बाद भी कोई रिटायर्ड हो रहा है तो उसको रिक्त मान करके और हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें, ताकि जिस दिन वो रिटायर्ड होगा उसी दिन वो पद भी भर जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है, नहीं शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है। अगर हम थार नगरी बाड़मेर की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं, ढानियां हैं जो बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। वहाँ पर हम भी कई बार अपने कुछ अभियानों को लेकर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ की जो स्कूलें हैं वो बनी हुई है, पर कहीं ना कहीं कई टीचर्स हैं जो नहीं जाना चाहते इतने दूर अपनी पोस्टिंग को लेकर के। तो उसके बाद उन चीज़ों को लेकर के उन बच्चों तक जो अंतिम छोर तक बैठे हैं, वहाँ तक आप शिक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखो, जब भर्ती होती है तो सोच के होती है, जो नौकरी पाने वाला वो भी सोच के करता है कि मुझे राजस्थान में नौकरी करनी है। यानी जहाँ जहाँ सरकार कहेगी उसको वहाँ जा कर के नौकरी करना है। अब यदि कोई ऐसी हठधर्मिता करता मैं तो नहीं जाऊँ, उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनके लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं कि राजस्थान के एक एक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा देंगे। एक बड़ी बात आपने यहाँ से कही है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, चाहे वो अंतिम छोर पर बैठा हो कि या फिर राजधानी जयपुर में हो। साथ ही शिक्षा विभाग को लेकर के कई योजनाओं का घोषणा पिछले बजट में और अब इस बजट में क्या कुछ होगा महत्वपूर्ण? मैं आपको याद दिला दूं कि पहली सरकार है जिसने बजट पेश होते ही सभी मंत्रियों को कहा, जाओ अपने प्रभार जिलों में जो जो घोषणाएं की है उसकी क्रियान्विति कैसे हो सकती है उसकी योजना बनाइए, उसके लिए ज़मीन कैसे उपलब्ध होगी, और भी अन्य जो काम है कैसे हो सकते हैं वो करो। उसके बाद बजट पास होते फिर भेजा, और आज मैं कहता हूँ कई योजनाएं पाइपलाइन में चल रही, कई ने अंतिम रूप ले लिया है, कुछ प्रारंभ काम हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने पहले दिन से लागू कर दी। यानी उन्होंने कहा था कि 6,000 रुपये, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का था ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, उसमें 6,000 रुपये बढ़ाने हैं। पहले ही उन्होंने 2,000 रुपये बढ़ा दी, इस साल 2,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अगले साल से 12,000 रुपये जो प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिल रहे थे वो 12,000 रुपये हो जाएंगे। कांग्रेस के राज में लास्ट के वर्ष में लास्ट मंथ में करते थे जो लोगों को लाभ नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, तो उन्हें पहले ही माह में वो पेंशन बढ़ा दी है। जहाँ 500 रुपये मिलते थे वो कांग्रेस ने कहा था 1,000 रुपये कर दें, उन्होंने तो किया नहीं, लेकिन उन 500 से सीधे 1,150 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए और मिल रहे हैं। अगले साल में 1,300 जाएंगे, 1,300 के अगले साल में 1,500 भी हो सकते हैं, इस साल के बाद अगले साल तक 1,500 हो जाएंगे। यानी जो कहते हैं वो करते हैं। गैस का सिलेंडर देने का था 450 रुपये में, पहले ही दिन सीट पर बैठते माननीय मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किए कि 450 रुपये में और गैस का सिलेंडर मिलेगा, तो मिल रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस की तरह लोगों को उल्लू नहीं बनाती, बेवकूफ़ नहीं बनाती, जो कहा वो किया। और अब इस बार के बजट की बात करूँ तो धुआंधार बैठकों का हम दौर देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग वर्गों से मीटिंग चल रही है, और उसके साथ कोशिश शायद यही है कि आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो इस बजट में नज़र आए और एक ऐसा बजट पेश किया जाए जो आम लोगों की मांग है। तो किन मुद्दों पर इस बार हम देखेंगे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा? सर्वांगीण विकास करने वाला सर्वस्पर्शी बजट होगा। कहते हैं ना, संक्षिप्त में सारगर्भित बात जो आपने यहाँ पर रखी है, पंचायती राज विभाग भी आपके पास है, उसको लेकर क्या कहें? हम सब पंचायती कर रहे हैं लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पंचायत राज विभाग अब ग्राम पंचायतों को मजबूत करेगा। आपने देखा होगा अभी तक जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है उसकी जो कार्यवाही रजिस्टर होता है, उस कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवाही लिखने के बाद साइड में दस्तखत कराए जाते हैं। हमने कहा अब ये नहीं चलेगा, इनको 3 फेज में बांटना पड़ेगा। एक फेज होगा उपस्थिति का, दूसरा फेज होगा
कार्यवाही जो उसमें लिखी जाती है, किसने क्या बात की, क्या प्रस्ताव रखा हो। तीसरा होगा उसका पेरा, उसमें होगा निष्कर्ष कि इसका फाइनल निर्णय क्या रहा। उसके बाद नीचे दस्तखत होंगे, साइड में दस्तखत नहीं होंगे। हम सब साइड में दस्तखत होगा, वो सरपंच भी निलंबित होगा और वो ग्राम विकास अधिकारी भी निलंबित होगा। ये मैंने ये आदेश 6 महीने पहले दे दिए हैं और जहाँ जहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मैं सख्ती से कार्रवाई कर रहा हूँ। अक्सर आप गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बयान देते नजर आए हो। आपने कहा कि बड़ी मछलियों पर हमारी पैनी निगाहें हैं, हवालात तक की बातें आपने की, तो अब उस पर क्या एक्शन? गोविंद सिंह डोटासरा जी मेरे मित्र, मैंने उनके खिलाफ कभी नहीं बोला, मैंने तो उनके कारनामों के खिलाफ बोला है। हाँ, उन्हीं चीज़ों की। देखिए, यही राजनीति की खूबसूरत तस्वीर होती है कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मेरे मित्र हैं, हाँ, मेरे मित्र, लेकिन उनके कारनामे ठीक नहीं है। तो आज भी आप अपनी बात पर कायम हैं? हमेशा ही रहूँगा। चलिए, एसआई भर्ती को लेकर कुछ कहना चाहिए? एसआई भर्ती में तो गड़बड़ है, लेकिन दोनों बातें हैं कि जिन्होंने बदमाशी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन्होंने ईमानदारी से किया उसको भी लाभ मिलना चाहिए। अब इस कसम की किसको ईमानदार में माने, किसको बेईमान माने। अब एसओजी ने जांच की है, उस निष्कर्ष के आधार पर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा और जो निर्णय होगा वो लागू होगा। बिल्कुल, इसी लाइटर वे में कई बार आप अपनी बातें रखते हैं और अक्सर वो चर्चाओं का मुद्दा बन जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे कि जब इस तरीके की चर्चाएं होती है, आप बहुत अच्छे अंदाज में एक लाइटर वे में अपनी बात रखते हैं, पर हाँ, वो अगले दिन आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती है। उसको लेकर क्या? ये आपके हाथ में है कि आप किसको बड़ी बनाते हैं, किसको छोटी बनाते हैं। पर आपका उस टाइम सडन रिएक्शन क्या होता है कि हाँ, मैंने ऐसा बोला ज़रूर था पर मेरा कॉन्सेप्ट ये था? देखो, मैं जो बोलता हूँ उन शब्दों को मैंने आज तक वापस नहीं लिया है और मैं बोलता हूँ जो सोच समझ के बोलता हूँ। आज आप थार नगरी में हैं, थार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ द खटक के माध्यम से? देखो, थार वासियों को नहीं, पूरे प्रदेश को निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बाड़मेर ज़िले की सीमा जो पाकिस्तान की सीमा है, इस पर अब की बार तापमान मैंने पढ़ा था अखबार में 55 डिग्री तक पहुँच गया था। फलोदी में 53 डिग्री तक पहुंच गया था। ये टेम्परेचर बढ़ना मानवता के लिए खतरा हो रहा है और इसलिए इस धरती माता का तापमान करने के लिए कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए हमको पेड़ लगाने होंगे। पेड़, वो जो पेड़ों की जो छाया होगी, उससे शीतलता होती है, उससे धरती माता का तापमान कम हो सकता है। ये विचार करके माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने हमको निर्देश दिए थे कि पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए। हमने आप सब लोगों से निवेदन किया, राजस्थान की जनता से निवेदन किया, तो 7 करोड़ पौधे लगाए और वो पेड़ बनेंगे। ये विश्व रिकॉर्ड बना है। एक सीजन में किसी भी सरकार ने इतने पौधे कहीं भी नहीं लगाए, विश्व रिकॉर्ड। और अब और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा क्यों लगाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या बहुत कम है। कनाडा की बात करता हूँ तो पेड़ वहाँ है 10,163 प्रति व्यक्ति। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो 6,000 पेड़ है प्रति व्यक्ति। जब मैं अफ्रीका की बात करता हूँ 3,000 पेड़ है प्रति व्यक्ति। चाइना में 130 पेड़ है प्रति व्यक्ति। यूके में 47 और हिंदुस्तान में 28 और राजस्थान की गणना करो इससे भी कम है। जबकि एवरेज हमको 422 पेड़ चाहिए प्रति व्यक्ति। यदि हम इतने पेड़ नहीं लगाएंगे तो जितनी बीमारियां हो रही हैं वो बढ़ती रहेंगी, तापमान ही बढ़ेगा और फिर तापमान ही बढ़ता है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। इधर पेड़ नहीं लग रहे हैं तो पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की अधिकता भी होगी। अधिकता होगी तो बीमारियां कम होगी और जब कमी होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है और वो गैसें हम सब लोगों को बीमार करती है। और राजस्थान में ये गंदगी से और उन गैसों से, पॉलीथीन के जलाने से 7.5 लाख लोग हर साल मरते हैं। उन लोगों को हमको बचाना है, इसलिए पेड़ लगाना हमारा बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पॉलीथीन मुक्त करना पड़ेगा आपको। पॉलीथीन मुक्त करते हैं, नहीं करेंगे तो गौमाता ही मर रही है। गौमाता भी एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे 365 दिन ऑक्सीजन देती है। तो ऑक्सीजन देने वाला प्राणी भी तो चाहिए ना। तो
तो पेड़ भी लगाओ, गौ माता को भी बचाओ। और गौ माता नहीं बचेगी तो हमको खाद्यान्न मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से हमारी जो खेती योग्य ज़मीन है उसकी पैदावार करने की क्षमता घटती जा रही है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। और जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया मिट्टी का, और वो खाद्यान्न नहीं देगी तो एक दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए कहाँ ले जाएंगे। उसका इलाज है कि गौ माता का गोबर चाहिए, गौ माता का पेशाब चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, उसका मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं पड़ेगा। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी, पॉलीथीन से मुक्त करना पड़ेगा राजस्थान को, इधर गंदगी से मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड, पॉलीथीन को जला भी देते लोग, मीथेन गैस निकलती है, और इसमें खाद्य पदार्थ उपयोग करते तब भी कैंसर होता है। यानी सब तरह से हम गौ माता ही मर रही है, हम भी मर रहे हैं। गौ माता को बचाना, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, इसलिए पेड़ लगाना, गंदगी से दूरी बनाना और पॉलीथीन मुक्त राजस्थान बनाना, ये मेरा राजस्थान की जनता से निवेदन है। इस काम में लगेंगे तो ये भी देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मदन दिलावर जी, आपका अपने इस पूरे बिजी स्केड्यूल में से कीमती समय हमें देने के लिए और बहुत खुलकर बेबाकी से अपनी बात सभी के समक्ष रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने थार वासियों को यहाँ से संदेश दिया, राजस्थान वासियों को संदेश दिया, ना कोई राजनीतिक संदेश था, यहाँ से एक बड़ा संदेश कि प्रकृति को बचाना है, आम लोगों को बचाना है, गौ माता को बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।